Hello, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of English Grammar. आपका एक बार फिर से स्वागत है 10th Standard English Grammar के ऑनलाइन क्लास में. एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो तो खैर आप कभी भी देख सकते हो. तो एक फ़ायदा है उसमें कि अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या तो दोबारा समझना है या तो रिवीजन करना है तो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आप दोबारा अपने टाइम पे कभी भी देख सकते हो. सो दैट्स अ बेनिफिशियल सॉर्ट ऑफ थिंग. और ये ऐसी बातें जो है वो इंग्लिश ग्रामर में बहुत काम में आती है बिकॉज सम टॉपिक्स यू टेंड टू नो इट मोर and in order to revise it, the video recordings are easily accessible through the YouTube channel of the school. And obviously, in case you know how to download the YouTube videos, you can download them as well. Okay, आप YouTube में से वीडियो डाउनलोड करने की कोई ना कोई ऐप आती है. And in case if you want to directly download from the website, then savefrom.net. That is the name of the website, savefrom.net. Okay, उसमें आप कोई भी YouTube वीडियो का लिंक उसमें कॉपी और वहाँ पे पेस्ट करके आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हो. So these are the ways to use this educational video repeatedly in case if you want. Okay, तो ये एक काफ़ी अच्छा है आपके लिए कि आप रिवाइज अगर करना है कोई भी टॉपिक तो दोबारा देख सकते हो कभी भी YouTube का वीडियो अपने टाइम पे. इतना मीन्स समझने के बाद अब हम हमारा पढ़ाई के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, आज का हमारा जो नया चैप्टर है, हमारा नया टेंस है. एक्चुअली टेंस विच इज़ एन ऑनगोइंग टॉपिक फॉर यू. ओके, तो आज का नया टेंस है हमारे लिए, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. पूर्ण भविष्यकाल उसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में. और क्योंकि टेंसेस तो सभी लैंग्वेज में यूज होते हैं तो मैं पहले इस टेंस का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हिंदी में देना चाहूँगा ताकि आपको बाकी का जो लाइक इंग्लिश में हमें समझना है वो उसमें थोड़ा सा आसानी रहे. इन केस इफ यू कंसिडर द प्रैक्टिकल सिनारियो लाइक दो भविष्य की घटनाओं को अगर हम ध्यान में लेते हैं तो ऑब्वियसली उसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है. एक पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों घटनाएं साथ में हुई है या तो साथ में होने वाली है मे बी. ओके, और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि पहले एक घटना होती है उसके बाद दूसरी घटना होने वाली है. दीज टू पॉसिबिलिटीज आर देयर. ठीक है, तो उसमें से जो एक्शन पहले हुआ है या तो होने वाला है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस ऑन द फ्यूचर टेंस ग्राउंड, सो ऑब्वियसली वी नीड टू यूज दिस वर्ड प्रेडिक्शन एवरी नाउ एंड देन. ठीक है, कि हम प्रेडिक्शन करते हैं जनरली कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है. तो उसमें जब दो एक्शंस होती है उसमें से पहली एक्शन जो है वो दूसरी एक्शन से पहले खत्म हो गई होगी, कुछ ऐसा टोन आता है सेंटेंस में. सो दैट काइंड ऑफ प्रेडिक्शन इज बेसिकली डन बाय यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ओके, सो एग्जाम्पल अगर मुझे देना है तो मैं ये दे सकता हूँ कि लाइक तुम मेरे घर पे आओगे उससे पहले मैं ऑफिस के लिए निकल गया होगा. ठीक है, तुम मेरे घर पे आओगे उससे पहले मैं ऑफिस के लिए निकल गया होगा. इसी सेंटेंस को अगर इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन कुछ ऐसा हो, आई विल हैव लेफ्ट फॉर माई ऑफिस बिफोर यू कम टू माई हाउस. ऐसा होता है कई बार, और ऐसा कोई ना कोई बार हम गुजराती में, हिंदी में या तो हमारी जो कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बोलते हैं. सो obviously this is the English grammar lecture, so we emphasize more on English now. हमारी जो कोई भी लैंग्वेज है that's fine, we naturally know those languages, but in order to acquire the knowledge of English, or else in order to acquire the mastery or expertise over this language, we need to learn it by making efforts. That's the rule.
because it is for us in practical life, it is for us a secondary language. Okay, so again I'm translating that sentence okay in this way. I will have left for my office before you come to my house, or else before you come to my house I will have left for my office. Okay, before you come to my house I will have left for my office. अब इसमें I will have left, that is the main part of the sentence, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. I सब्जेक्ट, will क्योंकि फ्यूचर है इसलिए will या shall आएगा. हम shall यूज कर सकते हैं, I और we के साथ shall यूज कर सकते हैं, that is like secondary option for us. Left जो है that is the V3 form of the main verb. Okay, क्योंकि परफेक्ट टेंस है इसलिए V3 आएगा. मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कोई भी परफेक्ट टेंस है तो उसमें मेन वर्ब जो है उसके V3 फॉर्म में आएगा, दैट्स द रूल. उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन वी विल हैव रिमेनिंग वर्ड्स. ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ शुरू करने के बाद ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, बहुत कुछ बाकी है उसमें, कुछ टेक्निकल बातें उसमें बाकी है. सो वी विल अंडरस्टैंड. टेक्निकल बातें जो है उसकी शुरुआत हम ऑब्वियसली डेफिनेशन के साथ करेंगे. डेफिनेशन मैंने लिखी है. In case if you are watching this video on a bigger screen, it will be very clearly visible to you as I have written on the board. लेकिन अगर विजिबल नहीं हो रहा है तो मैं बहुत ही क्लियरली बोलूंगा आपके सामने. ठीक है, यूसेज यानी कि इसका डेफिनेशन ये कि this tense, future perfect tense, describes an action that will be completed before a certain point of time in future. Okay, फ्यूचर का कोई पर्टिकुलर टाइम होगा, उसके पहले कुछ हो चुका होगा. ठीक है, ऐसा हम प्रेडिक्शन अगर हम करते हैं तो उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है. या तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में कुछ होगा लेकिन उससे पहले कुछ हो गया होगा, ऐसा अगर हमें बताना है. ठीक है, तो उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है. In case if we try to remember the previous example that I gave you, ठीक है, तो मैं ऑफिस में निकल गया होऊंगा, वो फ्यूचर की एक्शन है. तुम मेरे घर पे आओगे, वो भी फ्यूचर की एक्शन है. लेकिन पहले कौन सा एक्शन हुआ? मैं ऑफिस में निकल गया होऊंगा. ओके, तो उसी एक्शन के लिए जो पहले हो गई होंगी, ठीक है, उसके लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे. So that way, and sometimes it mentions the future point of time also, like before 5 p.m. or else before 12 noon or else before 8 p.m. etc. तो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि फ्यूचर का कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम भी मेंशन किया जाता है. So again the definition is, it describes an action that will be completed before a certain point of time in future. Okay, it describes an action that will be completed before a certain point of time in future. Action like future की है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि दूसरी कोई घटना होगी फ्यूचर में, उससे पहले कुछ और हो गया होगा. ऐसा अगर हमें बताना है, दो एक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, या तो फिर एक एक्शन होती है और दूसरा टाइम होता है. ओके, तो टाइम तो ऑब्वियसली फ्यूचर का, जैसे मैंने बताया आपको कि बाय 5 PM या बिफोर 8 PM ऐसा कुछ है. ठीक है, तो वो फ्यूचर का टाइम ही हमें सिंपली मेंशन करना है, लेकिन उससे पहले कुछ हो गया है या हो गया होगा, ऐसा अगर बोलना है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नियमों के अनुसार उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करना चाहिए सही ग्रामर के लिए. ठीक है, नाउ आफ्टर डूइंग दिस लेट अस अंडरस्टैंड द सेंटेंस फॉर्मेट. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, बार-बार एक्चुअली मैं बता चुका हूं, परफेक्ट टेंस है इसलिए मेन वर्ब V3 होता है. बट ऑब्वियसली द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट. ओके, एंड देन will or shall auxiliary verb है. ठीक है,
फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है आई या वी तो हम शेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हमें विल यूज करना होता है। ओके, एंड देन हैव, इट इज कंपल्सरी टू यूज हैव आफ्टर विल और शेयर। याद रखिएगा ये चीज कि विल और शेयर के बाद कभी हैज नहीं आता है, विल और शेयर के बाद कभी हैड भी नहीं आता है। विल और शेयर के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड इनमें से अगर ये यूज करना है तो कंपलसरी हैव ही होता है। वो आंख बंद करके मैं आपको लाइक उस पे विश्वास करना है, राइट? इट्स वेरी, इट मेक्स अ लॉजिकल सेंस कि विल और शेयर के बाद इमीडिएटली अगर कोई हेल्पिंग वर्ब या तो मेन वर्ब आता है, ठीक है, इमीडिएटली, तो उसके बेस फॉर्म में यूज होता है। हम उसके लिए हैज यूज नहीं कर सकते, हैड भी हम यूज नहीं कर सकते, वो हैव ही आता है। So according to that, I have put have over there as a helping verb। ये helping verb है, ठीक है। V3 जो है वो मेन वर्ब है, वर्ब का V3, जैसे कि he left left, तो जो लेफ्ट है वो right wrote written, तो जो right written है that is the V3। speak spoke spoken, जो spoken है that is the V3। past participle उसको हम कह सकते हैं, okay, in a grammatical language you can call it as past participle of the main verb also। it is followed by object after that। अगर वो है तो कंपल्सरी नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट होगा ही, but sometimes it may be there, sometimes it may not be there। then other words। अब ये other words का क्राइटेरिया ये है कि इसमें शायद फ्यूचर टाइम भी आ सकता है, या तो फिर फ्यूचर की एक्शन भी आ सकती है। इट डिपेंड्स। इन केस इफ यू वांट टू मेंशन अ क्लॉक टाइम, स्पेसिफिक क्लॉक टाइम लाइक 12 noon या बिफोर 5:30 PM or else by 12 midnight, something like that, then time will be there। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन फ्यूचर एक्शन भी होता है कई बार, फ्यूचर एक्शन, तो वो फ्यूचर एक्शन आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करके मेंशन करनी है। बिफोर यू कम टू माय हाउस, मैंने आपको प्रीवियसली एग्जांपल बताया था, ठीक है, तो अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन अगर गौर से नहीं सुना है तो मैं दोबारा आपके सामने रिपीट करूंगा। हमारे पास दूसरे भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको हम बाद में देखेंगे। लेकिन एज अ रूल you need to very clearly remember, in order to avoid the grammatical mistake in writing and in speaking, you need to remember that in case if you wish to give the reference of a future action in future perfect tense at the end of the sentence, then you must use simple present tense for that future action। okay, आपको वो future action जो लाइक फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें रेफरेंस देना है सेंटेंस में पीछे, उसमें अगर फ्यूचर का एक्शन को मेंशन करना है तो कोई फ्यूचर टेंस यूज नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ओके, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आई विल हैव लेफ्ट फॉर ऑफिस बिफोर यू विल कम टू माय हाउस, तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग है। बिफोर यू विल कम टू माय हाउस इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ओके, द राइट सेंटेंस इज before you come to my house। you come, you is subject, come is V1 form of the main verb, that is according to the sentence format of simple present tense। ठीक है, ये रूल है, तो उसी रूल के मुताबिक हमें चलना है। वापस शुद्ध हिंदी में मैं आपको बोल के देता हूं, ये रूल जो है आपको मैं वापस समझा देता हूं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो मेन एक्शन होती है उसमें तो हम सब्जेक्ट प्लस विल और शेयर प्लस हैव प्लस V3 यूज करते हैं, लेकिन उसी सेंटेंस में अगर हमें पीछे फ्यूचर की दूसरी घटना का रेफरेंस अगर हमें देना है तो उसके लिए हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो
सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब्जेक्ट प्लस V1, ओके, कोई दूसरा टेंस उसमें नहीं आएगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सो we can have future times, sometimes we can have future action also, but in case if we have a future action then always use, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो आपको भी लिख देना चाहिए, इधर सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, ठीक है, पीछे सबऑर्डिनेट क्लॉज, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, तो उसको समझना इजी है। अगर यस नो क्वेश्चन है देन यस नो क्वेश्चन विल स्टार्ट विद विल और शैल, ठीक है, विल और शैल से यस नो क्वेश्चन की शुरुआत होगी, ओके। और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद हैव आई, and then we will have the main verb V3 के फॉर्म में ही होगा हमेशा। परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है, V3 होता है और कोई फॉर्म नहीं होता है। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट अगर वो है तो, एंड देन अदर वर्ड्स में वापस मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि इसमें या तो फ्यूचर टाइम होता है या तो फ्यूचर इवेंट या तो एक फ्यूचर एक्शन, इवेंट एक्शन दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन अगर फ्यूचर इवेंट है ये चीज यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना है कि उसका फॉर्मेट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए, इस नंबर से। बार बार मैं याद आपको इसलिए दिला रहा हूं ताकि आप भूल ना जाए, ठीक है। अगर पहली दफा दूसरी दफा अगर आपको समझ में ना आया हो तो बार बार समझाने से समझ में आ भी जाता है, इसलिए भी मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। आगे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, उसी तरह से एग्जांपल एक दूसरा मैंने बोर्ड पे लिखा है, लेकिन बोर्ड पे मैंने क्या किया है कि दो फ्यूचर की एक्शन को डिवाइड करके लिखा है पहले, कि पहले मींस लाइक फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा, फ्यूचर में कुछ दूसरा कुछ भी होगा, ऐसे दो सेंटेंसेस अलग अलग हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फ्यूचर, ओके, this is future, this is also future, but this is future perfect. So first sentence says the guests will arrive at 6 p.m. ये फ्यूचर के मेहमान 6 बजे आएंगे, ठीक है, यानी घर पे मेहमान जो है वो 6 बजे आएंगे। The guests will arrive at 6 p.m. और फ्यूचर की दूसरी एक घटना मैंने लिखी है, we will return home at 5 p.m. हम लोग शाम को 5 बजे आ जाएंगे, ठीक है। अब दो में से जो घटना पहले थी वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो अगर हमें ये दोनों सेंटेंस को मर्ज करना है तो इस तरह से किया जा सकता है। मैं पहले हिंदी में बोलूंगा ताकि आपको इजी पड़े कि मेहमान के आने से पहले हम घर पे आ जाएंगे, मेहमान आने से पहले हम घर पे वापस आ जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह की एग्जांपल बहुत दफा हम बोलते रहते हैं, but we just take it for granted because in our language we know everything without making efforts, by natural environments only, by living into the natural environment of that particular language only, we know that language without knowing its grammar. लेकिन यहाँ पे ग्रामर हमें इस तरह से सीखना पड़ता है। चलिए इस दोनों सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो सेंटेंस हमें कुछ ऐसा मिलेगा, we will have returned home before guests arrive। अब इस सेंटेंस को हम एनालाइज करेंगे, we will have returned home, that is future perfect tense, ये हमारे टेंस का मेन सेंटेंस, we will have returned home, जिसमें we सब्जेक्ट है, यहाँ पे will लिखा है, हालांकि हम लोग shall भी लिख सकते हैं, we shall have returned home, ओके, वो भी हम लिख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट अगर फर्स्ट पर्सन है I या तो we, ओके, then we can apply shall also, but will also is granted, there is no issue with that, okay। We will have यहाँ पे actually third person, third form of the verb, तो obviously return लिखना है, okay। हाँ sorry,
यहाँ पे नहीं, ये एक्चुअली यहाँ पे है. So we will have returned, that is this is the main verb, return home. Home is object. Okay, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, before guests arrive, this is the subordinate clause of simple present tense. This is the subordinate clause of simple present tense. अब ये कैसे simple present tense है? तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं. Guests subject, arrived V1. ओके, simple present tense की वाक्य रचना है. ठीक है, तो वो जो रूल हमने समझा था, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया, वो यहाँ पे साबित होता है. ठीक है, कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पीछे यानी कि ये अगर एक्शन का रेफरेंस, फ्यूचर एक्शन का रेफरेंस अगर हमें देना है, तो कोई फ्यूचर टेंस वहां पे यूज नहीं करना है, क्योंकि वो उपवाक्य है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसलिए वहां पे हमें यूज करना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिफोर गेस्ट अराइव. ओके, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V1. सब्जेक्ट प्लस V1, ऐसा याद रखना है यहाँ पे. ओके, you in case if you say or in case if you write, काफी लोग ऐसा करते हैं. ठीक है, हालांकि मैसेज क्लियर हो जाता है, लेकिन ग्रामर गलत होता है काफी लोग, और लाइक हमारा ध्यान भी नहीं जाता है कई बार तो कि इसने क्या बोल दिया या क्या लिख लिया. कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि we will have returned home before guests will arrive. Wrong sentence. ग्रामेटिकली वो गलत सेंटेंस है. before guests will arrive ऐसा हम नहीं बोल सकते. ओके, हमें उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना पड़ता है. ये मेरा नियम नहीं है, इंग्लिश ग्रामर का रूल है. एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज इट इज. राइट, इतना समझने के बाद हम मेरे बनाए हुए कुछ और एग्जांपल्स को हम समझेंगे, ताकि एग्जांपल्स के जरिए अगर हम समझेंगे तो कंटेंट एकदम आपका क्लियर हो जाएगा. पहला एग्जांपल है, she will have left the office by 6 p.m. Okay, she will have left the office by 6 p.m. इसमें she जो है वो सब्जेक्ट है, will auxiliary verb है, have is helping verb, left is the main verb, leave left V3 main verb मैंने लिखा है, V लिखा है सिर्फ, लेकिन वो V3 फॉर्म है. The office by 6 p.m. The office is object. अब यहाँ पे by 6 p.m. है, तो यहाँ पे फ्यूचर का टाइम है, एक्शन नहीं है. हमने फ्यूचर का सिर्फ टाइम का रेफरेंस दिया है पीछे. That's all. तो जब हमें टाइम लिखना होता है तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन जब हमें एक्शन लिखनी होती है तो वहां पे ध्यान रखना पड़ता है कि एक फॉर्मेट जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का आएगा और कोई टेंस का नहीं आएगा. Be very clear about that. Okay, chalo, second example. I will have completed my homework before I go out to play. So very good example, actually a kind of practical example which is very much applicable to a student's life. कोई भी स्टूडेंट के लिए ये applicable है एग्जाम्पल. ठीक है, कि कई बार स्टूडेंट्स इस तरह से, अगर एक अच्छा स्टूडेंट है तो इस तरह से प्लान करता है कि उसको अगर शाम को खेलने के लिए जाना है तो वह ये सोचेगा कि मैं अपना होमवर्क पहले खत्म कर दूंगा. तो इसके दिमाग में ये सोच चल रही है कि मैं शाम को खेलने जाऊंगा, उसके पहले मैंने होमवर्क खत्म कर दिया होगा. That's how he had planned. Okay, and he, in case if he thinks in English, he would think in this way: I will have completed my homework before I go out to play. So before I go out to play, I go, before I, यहाँ पे ये subject है, go जो है वो V1 है, so that is simple present tense, a subordinate clause of simple present tense. Before I go out to play, you cannot say that I will have completed my homework before I will go out to play. Wrong sentence. Once again, I am giving you an alert very clearly. ठीक है, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, I will have completed my homework before I go out to play. That's how you can make it. Main sentence जो है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उसमें आई सब्जेक्ट है, will is an auxiliary verb, have is a helping verb, okay, complete is the main verb, my homework is object. Before I go articulate, that is the subordinate clause of simple present tense. Okay, chalo, next example. She will not have finished cooking before 8 p.m. अब यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट लिखा है, ऑब्वियसली एक नेगेटिव सेंटेंस है। हाँ, इसको कॉन्ट्रैक्शन में अगर विल के साथ अगर नॉट यूज किया है तो कॉन्ट्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है वोंट करके, शी वोंट ऐसा करके। सो शी वोंट हैव फिनिश्ड कुकिंग बिफोर 8 p.m. इसमें she सब्जेक्ट है, ओके, एंड देन will is an auxiliary verb, not एक नेगेटिव वर्ड है, ओके, और हेल्पिंग वर्ब है have, finished is V3, मेन वर्ब आई वुड से, मेन वर्ब, V3 लिखना कोई जरूरी नहीं है, V3 है वो आपको पता चल जाएगा। कुकिंग जो है वो ऑब्जेक्ट है, कुकिंग इज द नेम ऑफ एन एक्टिविटी ऑल्सो, ओके। Before 8 p.m. over there is no subordinate clause. We have put only the future time. Okay, so before 8 p.m. time को mention करना आसान है. Okay, fine. उसके बाद एक और पॉजिटिव सेंटेंस बन गया. The party will have started before you reach there. तुम वहां पे पहुंचोगे तब तक तो पार्टी स्टार्ट हो गई होगी. It's a simple prediction. A kind of, again, a one more example of a practical life, okay, that relates to a practical life. ये means अगर हमें पता है कि कोई जो है वो पार्टी में जा रहा है लेकिन वो लेट है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं, उसको सीधा बोल सकते हैं कि तुम जाओगे, तुम पहुंचोगे तब तक तो पार्टी स्टार्ट हो गई होगी. Okay, so the party will have started before you reach there. तुम वहां पहुंचोगे तब तक पार्टी स्टार्ट हो गई होगी. So the party is the subject over here. Okay, will जो है वो एक auxiliary verb है. Have is a helping verb. This is V3. Before you reach there, यहाँ पे ध्यान रखना आपको वापस. यहाँ पे ये subject है. Subordinate clause of simple present tense. और reach जो है वो simple present tense के मुताबिक V1 फॉर्म में there जो है वो सब ऑब्जेक्ट, ठीक है. So that structure of subordinate clause is of a simple present tense. Okay, चलिए आगे का एग्जांपल देखो, क्वेश्चन का फॉर्मेट. ओके, यस नो वाला क्वेश्चन है पहला जो है. ओके, so let's see, will you have returned home by 15th of this month? Just imagine कि कोई लॉन्ग टूर पे गया है, लॉन्ग ट्रिप के लिए गया है, ठीक है, और फोन पे अगर हम बात कर रहे हैं या तो मैसेज से बात कर रहे हैं, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है. फ्रीक्वेंटली हम ऐसा क्वेश्चन पूछते भी हैं अगर हमें नहीं मालूम है खास करके कि वो जो सामने वाला इंसान है वो कब वापस आएगा, तो हम ऐसा एक फ्यूचर के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि will you have returned home by 15th of this month? क्या 15 तारीख से पहले तुम वापस आ जाओगे, या तो 15 से पहले क्या वापस आ गए होंगे. यस और नो टाइप का क्वेश्चन है ये. आंसर इसका यस नो में भी पॉसिबल है. यस, आई विल हैव रिटर्न होम बाय 15th ऑफ दिस मंथ, और एल्स नो, आई विल नॉट हैव रिटर्न होम बाय 15th ऑफ दिस मंथ, आई विल हैव रिटर्न होम बाय 20th ऑफ दिस मंथ. ओके, और एल्स इसको सिंपल फ्यूचर में भी आंसर किया जा सकता है. I will return home on 18th of this month. Okay, so many possibilities are there depending what sort of answer you want to give. लेकिन हाँ, क्वेश्चन के नेचर के मुताबिक इसका आंसर यस या नो में ही पॉसिबल है. ओके, इसमें will से क्वेश्चन की शुरुआत हुई, and then after will we have a subject. This is the helping verb have, and this is V3 return. ओके, जो सेंटेंस का मेन वर्ब है V3 लिखना क्या जरूरी नहीं है. ये होम जो है इज एन ऑब्जेक्ट. ओके, बाय 15th ऑफ दिस मंथ वो फ्यूचर का टाइम डेट है. हालांकि यहाँ पे सो फार हम क्लॉक टाइम मेंशन कर रहे थे, यहाँ पे डेट है. सो बेसिकली
it remains the same thing. Sometimes it can be a date, a year also, name of the month also, and sometimes it can be a clock time also. ठीक है, चलो last example is of a WH question. What, where, when, why is our WH word होते हैं. Okay, where will you have reached by 12 noon tomorrow? Again कोई यहाँ पे हम ऐसा prediction करते हैं, और prediction करने के लिए question पूछते हैं कि कोई गया है, कोई बाहर घूमने गया है, या तो कोई अभी अभी निकला है, ठीक है, लॉन्ग ट्रैवल के लिए निकला है, तो हम उसको कई बार ऐसा पूछते हैं कि कल 12 बजे से यानी कि दोपहर के 12 बजे तक तुम कहाँ पे पहुंचे होंगे. ठीक है, 12 बजे तक तुम कहाँ पे पहुंचे होंगे. We just wish to know the roundabout, the kind of, you know, the एक roundabout destination किसी का जानना है, ऐसा पूछ सकते हैं. Okay, case if we sometimes want to know the whereabouts of that person by a particular time in the future, then such question may be asked. Where will you have reached by 12 noon tomorrow? कल दोपहर को 12 बजे तक कहाँ पे तुम पहुंचे होंगे. Okay, so in WH question इसमें भी sentence format ऊपर का जो question था उसके जैसा ही है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड लगाया, आगे where हमने लिखा है, उसके बाद will, then the subject is there, have is happening verb as you can see, and this is the main verb. Okay, by 12 noon tomorrow, that simply describes the future time, nothing else is there. इसी के साथ ये टेंस यहाँ पे खत्म होता है. फाइनली कोई डाउट होगा तो फ्यूचर में मुझे आप जरूर बताना. ठीक है, तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका डाउट जो है आपको पढ़ के मुझे बताना है, लेकिन द बेस्ट थिंग टू डू इज टू मेक योर ओन एग्जाम्पल आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. ठीक है, इससे क्या है कि ग्रामर में थोड़ा इंटरेस्ट भी आपका बढ़ेगा. कि कोई भी ग्रामर का टॉपिक आप पढ़ते हैं तो बार बार एक चीज मैं जरूर बताता हूँ कि ग्रामर में रूल्स बहुत होते हैं, बट सो मेनी स्टूडेंट्स टेंड टू जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द रूल्स, मेमोराइज द रूल्स. रूल्स को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे ग्रामर नहीं आता है. रूल्स को सिर्फ समझना होता है, और समझने के बाद अगर उससे रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल्स समझेंगे और वो समझने के बाद हमारे खुद के एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तो दैट्स व्हाट द प्रोसीजर ऑफ लर्निंग ग्रामर. ठीक है, तो वो रूल्स भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या तो फिर ऑटोमेटिकली वो हमेशा के लिए याद रह जाएंगे. कोई भी टॉपिक जो है वो इस तरह से हमें आता है ग्रामर में. और दूसरा फायदा ये भी है कि उससे ग्रामर में इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता है. दिस इज व्हाट पर्सनली आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय लाइफ, एंड दिस इज व्हाट पर्सनली आई हैव सीन हैपनिंग टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स इन माय करियर. तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए. ठीक है, और अगर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज कन्वे योर डाउट्स इन द मैसेज सेक्शन. ओके, जो कमेंट सेक्शन है उसमें या तो फिर मैसेज सेंड करके भी आप मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.